हेलो, वेलकम टू द पीडी कैंपस। मैं आनंद कुमार, इकोनॉमिक्स का फैकल्टी। आप लोगों को पता होगा कि सीजन का नोटिफिकेशन आ चुका है 2026 का। और हम इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ के रूप में आपका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन बैचेस में आना चाहता है, खरजी नगर आकर एक बार इंक्वायरी कर ली। हमने क्रैश कोर्स लॉन्च करा है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में। आप एक बार मुखर ऑफिस आकर आप इंक्वायरी कर सकते। बाकी हमारा ऑनलाइन कॉन्टेंट इकोनॉमिक्स हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्ट होता है जीएस का। जितने भी 5 साल के एसएससी सीजीएल के सवाल हैं, तो मैं यहाँ पे लाया हूँ। आज ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 सवाल ही करेंगे और आगे कंटिन्यू। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू। पहला क्वेश्चन हम लोग, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विच 5 year प्लान लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडिया सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी? किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में समाजवादी समाज की नींव रखी? ऑप्शन ए फर्स्ट प्लान, ऑप्शन बी सेकंड प्लान, थर्ड प्लान या फोर्थ प्लान। आंसर बताओ आप लोग। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, इसको समझेंगे क्या होता है। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी आपको कहाँ देखने को? रशिया में। देखो, तीन टाइप के इकोनॉमी होती है। पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या सोशलिस्ट इकोनॉमी, या मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है कि जहां पर मेजर इकोनॉमिकल पावर प्राइवेट प्लेयर्स के पास होती है। प्राइवेट बिजनेसमैन अपना इकोनॉमी को रन करती है। जैसे अमेरिका, वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत बड़ी कंपनीज, उनकी मार्केट में मोनोपोली, गवर्नमेंट का इंटरफ्रेंस बहुत ही लिमिटेड होता है। और सोशलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं? मेजर पावर गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट और प्राइवेट बिजनेस दोनों साथ मिलकर इकोनॉमी को रन करते हैं। जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले लो, इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी। आप यहाँ पे देखते हो जियो जैसी कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी चला रही है, और रेलवे से भारत सरकार चला रही है। यहाँ पे दोनों कंपनी, यहाँ पे प्राइवेट बैंक भी है और सरकारी बैंक भी है। स्टेट बैंक क्या है? सरकारी बैंक है। एक्सिस बैंक क्या है? प्राइवेट बैंक है। तो खैर ये हमारा अलग टॉपिक हो। हाँ, कहता है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, समाज समाजवादी समाज की नींव कौन से 5 year प्लान में रखी गई? सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी मतलब हम जो भी सरकार के रिसोर्सेज है, जो भी देश के रिसोर्सेज है, हम लोगों के बीच में इक्वली उसको बांट सके, जिस कारण से लोगों के बीच में इनइक्वालिटी ना आए, गैप ना आए, अमीर और गरीब का गैप ना आए, अपॉर्चुनिटी लोगों को बराबर मिले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे, रोजगार देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने इकोनॉमी पे इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसा कौन सा प्लान ये था, 5 year प्लान, जिसमें कि हमने ऐसी नीड। तो फर्स्ट 5 year प्लान में क्या होता है? आपको पता होगा, फर्स्ट 5 year प्लान में एग्रीकल्चर हमारा मेन मोटिव था, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट। और सेकंड 5 year प्लान में क्या था, जो का आंसर है इंडस्ट्रियल सेक्टर को करवाना। सेकंड 5 year प्लान से पहले हम ज़्यादातर दूसरे देश पे हम डिपेंडेंट थे फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जैसे सेकंड 5 year प्लान आता है, हम हम अपने हम अपना इकोनॉमिकल रिसोर्स, हम अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? अपने खुद के देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर पे।
तो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ग्रोथ करके क्या करा? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे इन्वेस्ट करके हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंट्री को बेनिफिट पहुंचाया। कैसे? अगर मान लो यहाँ पे कल को एक इंडस्ट्री लगती है, उससे क्या क्या बेनिफिट्स? सबसे पहले हमें अपना प्रोडक्ट मिलेगा, अपना देश का बनाया हुआ चीज़। और अब अगर वो इंडस्ट्री लगेगी, बहुत सारे लोगों को जॉब भी, इससे क्या होगा? बेरोजगारी दर भी कम होगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, लोगों के बीच में इनइक्वालिटी कम होगी, मतलब कि अमीर गरीब के बीच में अंतर कम होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, पैसा आएगा, लोग अच्छे कपड़ा पे, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना और अच्छा घर में रहने लगे, अच्छा मेडिकल फैसिलिटी को मतलब कंज्यूम करेंगे। और इंडस्ट्री आने से अर्बनाइजेशन भी हो, अब पैसा आएगा, लोग मकान बनाएंगे, अर्बनाइज्ड होंगे। तो अब सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या होता है? और सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में हम थोड़ा समझ लें। ये 1956 से 61 तक चलता, ठीक है? और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे डिपेंड होता है। और इसमें 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो की प्रोजेक्ट्स है। स्टील प्लांट्स का बनना, लाइव स्टील प्लांट्स, जो इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट्स है, ये दुर्गापुर स्टील प्लांट्स वेस्ट बंगाल में है, और राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में है। ये कुछ पॉइंट्स है, आप लिख लो। सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में टाइमलाइन क्या था इसका? 1956-61 हैरोल्ड डॉमर, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था। मोटिव क्या था, की ऑब्जेक्टिव क्या था इस 5 ईयर प्लान? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुछ की प्रोजेक्ट्स देंगे, जानेंगे, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? भिलाई, मध्य प्रदेश। दूसरा दुर्गापुर स्टील प्लांट, वेस्ट बंगाल। तीसरा राउरकेला स्टील प्लांट। तीसरा, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ये आपको याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? समाजवादी, समाजवादी समाज की नींव कौन से पंचवर्षीय योजना में रखी गई? दूसरा पंचवर्ष जाएगा। अगला सवाल देखेंगे।
अगला सवाल क्या है? द लीड बैंक स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर? लीड बैंक योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? कमेंट में आंसर बताओ, पॉज करो, आंसर लिखो। ठीक है, लीड बैंक स्कीम होता क्या, अब इसके बारे में पहले समझ। आरबीआई, देखो पहले के समय में क्या होता था कि छोटे छोटे जगहों पर बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं। अभी आप देख रहे हो गांव वाले इलाके में या टीयर 2 टीयर 3 सिटीज एक एडिक्यूट अमाउंट में बैंकिंग फैसिलिटी तो अवेलेबल है। लेकिन पहले के टाइम में बहुत छोटे जगह पर, गांव में या छोटे जगह पर बैंकिंग फैसिलिटीज ना होने के कारण वो इलाका या वो ग्रामीण क्षेत्र डेवलप नहीं कर पाए, विकास नहीं हो पाया। इसलिए 1969 में आरबीआई दो कमेटी बैठाती। पहला गडगिल स्टडी ग्रुप, दूसरा नरीमान कमेटी। ये दोनों कमेटी मिलकर क्या फैसला लेती है कि हम हर एक जिला में एक लीड बैंक बनाएंगे। वो लीड बैंक किसी भी सेक्टर का हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर का भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर का भी हो सकता है। यानी कि प्राइवेट बैंक में से भी कोई एक हो सकता है या सरकारी बैंक में से भी कोई एक हो सकता है। मान लो कोई एक जिला है, वहाँ का एक लीड बैंक बनाया गया, स्टेट बैंक को लीड बैंक बना। तो उस जिला के अंदर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र और छोटे क्षेत्र आएंगे, उन क्षेत्रों में वो लीड बैंक, उस बैंकिंग, उन क्षेत्रों में जितना भी बैंकिंग का काम होगा, बैंकिंग फैसिलिटीज होगी, क्रेडिट फ्लोज करवाना, लोन पास करवाना, वो सब उस लीड बैंक के अंडर में होगा, उस लीड बैंक के देखरेख में होगा। यानी कि वो स्टेट बैंक के देखरेख में होगा। तो यही लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम से क्या क्या फायदा हुआ? अब देखो, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में लीड बैंक आने के बाद बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई। बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल होने के कारण लोगों को न्यूनतम दर पर ब्याज दिया गया, ब्याज उपलब्ध किया। तो उससे क्या हुआ, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा। अगर पैसा मिलेगा, वो पैसा क्या करेंगे? जो लोन मिलेगा उनसे क्या करेंगे? वो अपने बिजनेसेस में लगाएंगे, खेती में लगाएंगे। खेती में लगाने के कारण बहुत बड़ा कारण ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी ग्रो लीड बैंक स्कीम आने के बाद। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पैसा आया लोगों के पास, बिजनेस स्टार्ट किए, तो लोगों के बीच में गैप भी कम हुआ और रीजनल इनक्वलिटी, रीजनल डिफरेंस भी कम हुआ। गांव और शहर के बीच में थोड़ा गैप कम। तो बैंकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, लीड बैंक स्कीम का बहुत बड़ा रोल होता है। 1969 इसका आंसर होगा। 1969 में आरबीआई ने दो कमेटी बैठाती है। समझ लेते हैं लीड बैंक स्कीम के बारे में, पॉइंट्स लिख। लीड बैंक स्कीम, और ये सब सवाल आए हुए हैं, लेटेस्ट लेटेस्ट सवाल है, सीजीएल के आए हुए हैं, तो इसे आप इग्नोर तो मत करना। कब आया था यार? 19, किसने लॉन्च किया था, किसके अंडर में? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी कमिटी बैठी थी? कौन सी कमिटी बैठी थी, है ना? पहला गडगिल स्टडी ग्रुप, गडगिल स्टडी ग्रुप का नरीमान कमेटी। क्यों ऑब्जेक्टिव्स? लीड बैंक स्कीम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे?
each district have one lead facilitates all their banking facilities। हर जिला में एक लीड बैंक होगा जो कि बैंकिंग फैसिलिटी देख रेख। और क्या इसका लीड बैंक सेटअप होने के कारण बाद क्या क्या चेंजेस हुए? एरियाज डेवलपमेंट, क्रेडिट फ्लो, इसके कारण क्या होता है? इनइक्वलिटी कम होती है। ये सारे पॉइंट्स है लीड बैंक स्कीम, मेजर पॉइंट्स है, आपको इसे। अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल क्या है? द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 is released by which global civil society organization? आंसर देखा दे रखा, लेकिन आंसर मत दे, कमेंट में आंसर बताओ। हाँ, तो द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2024 रिलीज्ड बाय विच ग्लोबल सिविल सोसाइटी? भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 किस वैश्विक नागरिक समाज संगठन द्वारा जारी किया जाता है? आपको आंसर बताना है। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स क्या होता है? ये एक ऐसी लिस्ट होती है जो कि हर साल जारी होती है। इस लिस्ट में कौन देश कितना ज़्यादा करप्ट है, कितना ज़्यादा भ्रष्ट है, का लिस्ट निकालता है। तो आप लोग बताओ 2024 में भारत की क्या रैंक थी परसेप्शन इंडेक्स में? आप लोग कमेंट में बताओ। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसका आंसर हो जाए। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? आप इसका कमेंट में आंसर बताएं। अगला सवाल देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन एग्रीगेट डिमांड इन इंडिया। भारत में समष्टि मांग पर विदेशी व्यापार के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट्स है, तो आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में क्या सही है क्या गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है क्या गलत है, या दोनों ही सही है या दोनों ही। तो स्टेटमेंट को पहले पढ़ेंगे क्या है। स्टेटमेंट वन क्या कहता है? Imports by Indian consumer acts as a leakage from the circular flow of income, hence reducing aggregate demand। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? Exports from India to foreign markets
act as an injection into the circular flow, increasing aggregate demand. आंसर बताओ इसका कमेंट में, पॉज करो, आंसर बताओ। मैं बताता हूँ आंसर क्या होता है। पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को समझेंगे क्या होता है। इंपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है। अगर हम कोई भी अपना प्रोडक्ट बनाकर उसे बाहर बेचे, अपने देश से बाहर बेचे, उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, निर्यात कहते हैं। और कोई भी बाहरी सामान हम उसे परचेज करें, खरीदें, उसे इंपोर्ट कहते हैं। तो इंपोर्ट ज़्यादा अच्छा होता है देश के लिए कि एक्सपोर्ट ज़्यादा अच्छा होता है? तो ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम सामान बेचेंगे तभी तो हमें फ़ायदा होगा। अगर हम सामान बेचेंगे, फॉरेन रिजर्व्स हमारे, फॉरेन रिजर्व्स आने से हमारे कंट्री का ग्रोथ, करेंसी की वैल्यू बढ़े। तो ज़्यादा एक्सपोर्ट करवाना देश के लिए फ़ायदेमंद है कि ज़्यादा इंपोर्ट करवाना? एक्सपोर्ट करवाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक्सपोर्ट करवाने के बाद हमारा इकोनॉमी डेवलप होती है और पैसा हमारे पास आता है, जिसे हम कहते हैं इंजेक्शन ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी। अब जब हम इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट करवाने के बाद हमें अपना पैसा बाहर देना होता है, जिस कारण से हमारा फॉरेन रिजर्व कम होता है, हमारा करेंसी कम होता है। करेंसी कम होने के कारण हम वो पैसा अगर हम अपने प्रोडक्ट पे लगाना चाहें तो हम उसे वहाँ नहीं लगाकर हम उसे इंपोर्ट में लगा रहे हैं, आयात में लगा रहे हैं। तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कम होता है। जिस अगर हमें अगर किसी चीज़ की डिमांड है हमारे अपने देश के अंदर, लेकिन हम उस पैसे को इंपोर्ट में लगा देंगे, तो वो डिमांड पे इफेक्ट पड़े, यानी कि लीकेज होगा। दिस इज कॉल्ड लीकेज, लीकेज ऑफ मनी सप्लाई फ्रॉम इकोनॉमी वाया। ऑप्शन पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? इंपोर्ट्स बाय इंडियन कंज्यूमर एक्ट एज अ लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इन, हेंस रिड्यूसिंग एग्रीगेट डिमांड। अभी बताया आपको, इंपोर्ट्स के कारण लीकेज होता है इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, इकोनॉमी में लीकेज देखने को मिलता है, जिससे एग्रीगेट डिमांड कम होता है। पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन मार्केट एक्ट एज एन इंजेक्शन इनटू द सर्कुलर, तो इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। एक्सपोर्ट करने के बाद पैसा आएगा, तो पैसा हम क्या करेंगे? इकोनॉमी में लगाएंगे, जिस कारण से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो बोथ स्टेटमेंट सही हो, हमारा दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? हैवी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप लोग आंसर बताओ क्या होगा। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमारा मेन मोटिव था एग्रीकल्चरल सेक्टर को कैसे बूस्ट किया जाए। अब एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर फिशिंग भी होती है, एपियरी भी होती, पालन, मधुमक्खी पालन, कैटल रियरिंग, जहाँ पशु पालन सब होता है, खेती भी होती है, क्रॉप प्रोडक्शन। तो हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ध्यान दिया और इरिगेशन सिस्टम को बेहतर किया। हमने बहुत सारे ऐसे ऐसे सीड्स प्रोड्यूस किए, ऐसे ऐसे फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए, मतलब बनाए इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद, जो हमारे खेती बहुत ज़्यादा उपयोगी रहे और फायदेमंद रहे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल स्कार्सिटी थी। स्कार्सिटी होने के कारण फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया जाता है अंडर जवाहरलाल ने। एंड वो इज़ द, और किस मॉडल पे ये बेस्ट था? ये किसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ट, और ये हेरोडोमर मॉडल पे best। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में सब, फर्स्ट 5 ईयर टाइमलाइन बताएंगे आप लोग? 1951 से 50।
मोटिव क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर को मॉडल क्या होता है, हैरोल्ड डॉमर। वैसे मैंने सेकंड 5 ईयर प्लान में हैरोल्ड डॉमर लिखा दिया है क्या? नहीं, वहाँ पे पीसी महालनोबिस मॉडल सेकंड 5 ईयर प्लान में करेक्ट कर लेना। यहाँ पे हैरोल्ड डॉमर हो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हैरोल्ड डॉमर मॉडल हो जाएगा और सेकंड में पीसी महालनोबिस। जीडीपी टारगेट कितना हम लोगों ने रखा था फर्स्ट मॉडल में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 2.1%। बट एक्चुअल ग्रोथ क्या आता है, एक्चुअल जीडीपी क्या आती है 3.6%। हमने टारगेट रखा होता है 2.1% का, लेकिन रिजल्ट क्या आता है 3.6%। तो यहाँ देखा जाएगा तो ये सक्सेसफुल प्लान होता है, ये हमारे लिए एक सक्सेसफुल मॉडल। क्या आंसर हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन एग्रीकल्चर इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द लॉ ऑफ डिमांड इन माइक्रो इकोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म अर्थशास्त्र में मांग के नियम का सटीक वर्णन करता है? कमेंट में आंसर बता सकते हो आप लोग। चलो मैं बताता हूँ, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इकोनॉमी में लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। अगर ये पेन है, सपोज दैट ये पेन है, और इस पेन का कीमत अभी मैं 20 रुपये से बढ़ा के 200 रुपये कर दूँ, तो इस पेन पे क्या असर पड़े, पेन का पेन पे क्या असर पड़े, ये ज़्यादा बिकेगा या कम बिकेगा? कम बिकेगा। क्यों कम बिकेगा? क्योंकि इसका प्राइस बढ़े। अगर हम इसका प्राइस 20 रुपये से कम करके 5 रुपये कर दे तो क्या होगा? प्राइस बढ़े, मतलब लोग इसे ज़्यादा खरीदेंगे कि कम खरीद, ज़्यादा खरीद। तो यहाँ पे प्राइस और डिमांड के बीच एक रिलेशन है। अगर हम प्राइस को बढ़ाते हैं ऑटोमेटिकली उसका डिमांड कम हो जाता है, और प्राइस को जैसे कम करते हैं तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। फिर लैटिन में टेरिस पेरिबस कहते हैं। टेरिस पेरिबस क्या होता है? टेरिस पेरिबस ये होता है कि हमारे पास फैक्टर्स तो सब कुछ सेम है, सारे क्राइटेरिया सेम। पेन का कंजम्पशन पेन का कंजप्शन प्रोडक्शन भी सही अमाउंट में हो रहा है, तो इसे लोग लोग खरीद रहे हैं, उनका इनकम भी सही, जीडीपी भी सही है, सब कुछ सही है, लोगों का टेस्ट भी, प्रेफरेंस भी सही। लेकिन बस इसका कॉस्ट में चेंज आ गया, प्राइस में चेंज आ गया, एक फैक्टर चेंज पेरिस पेरिबस का, जिससे जिसमें हमारा प्राइस और डिमांड के बीच में एक चेंज देखने को, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड इन माइक्रो इकोनॉमी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एज प्राइस इंक्रीज। हाँ सही है, एज प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज है। दूसरा ऑप्शन देखो, एज प्राइस डिक्रीज डिमांड डिक्रीज, एज प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीज, एंड ceteris paribus इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। तो अगला सवाल देखेंगे, हु इज द नॉन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज 5 ईयर प्लान्स। बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर आप ऐसे ही लगा दो, पीसी महालन होगी। According to Mahalanobis strategy, growth should primarily be driven by investment in महालनोबिस रणनीति विकास मुख्य रूप से निवेश द्वारा संचालित होना चाहिए।
पहला ऑप्शन एग्रीकल्चरल इनपुट, कंज्यूमर गुड सेक्टर, कैपिटल गुड सेक्टर और इंपोर्ट लीड सर्विस सेक्टर। इन चारों में आपका क्या सही ऑप्शन है? एग्रीकल्चरल इनपुट में अगर हम एग्रीकल्चर क्षेत्र में पैसा लगा रहे हैं तो क्या उसमें तो देखने को मिलता कंट्री के आउटपुट? नहीं देखने को। सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही है, सबसे ज़्यादा रेशियो ग्रोथ का सबसे कम एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही। पहला ऑप्शन तो नहीं हो। कंज्यूमर गुड सेक्टर नहीं, ये भी नहीं हो। कैपिटल गुड सेक्टर ये सही है। कैपिटल गुड सेक्टर क्या होता है आप समझ लो, इंडस्ट्री इंडस्ट्री उसमें एक मशीन है, अब मशीन से हम फर्दर एक कैपिटल, मशीन एक कैपिटल है, अब उस कैपिटल से हम फर्दर दूसरा कैपिटल बनाएं, दूसरा प्रोडक्ट बनाएं, तो इसी कैपिटल गुड सेक्टर के। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री में आपका ग्रोथ आउटपुट कंट्री के ग्रोथ पे भी, कैपिटल गुड सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 आर पॉपुलर। 1991 का इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में ऐसे और किस, 5 ईयर प्लान, न्यू फिस्कल पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन प्लान एंड न्यू फिस्कल पॉलिसी। ऑप्शन बताना, आंसर बताना। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं या एलपी ऑफ 19 कहते हैं। एलपीजी रिफॉर्म 1991। एलपीजी रिफॉर्म के बारे में आपको पता होगा। एल मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन एंड डी मतलब ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या होता है कि अगर कोई आदमी कंपनी या कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, एलपीजी रिफॉर्म से पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, बहुत सारा गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ये लेंदी प्रोसेस हो। लिबरलाइजेशन आने के बाद इस चीज़ को थोड़ा कम किया, लाइसेंस राज को हटाया जाता है, जिस कारण से अब कोई भी बिजनेसेस स्टार्ट करना बहुत आसान हो जाता है और एक इजी वे हो जाता है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। एलपीजी रिफॉर्म्स आने से पहले हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते का बैलेंस बचता फॉरेन रिजर्व। तो पहले जो भी सेक्टर था, जो भी मतलब हमारा जो भी मेन इकोनॉमी था, वो गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करती, सरकार के अंडर सारा एक एक्चुअली ये सोशलिस्ट फॉर्म, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी पहले हमारी। ये तो मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन हमारा मेन कंट्रोल करने वाला हमारा गवर्नमेंट ही था। तो गवर्नमेंट के अंडर में बहुत ज़्यादा करप्शन होना, बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट होने के कारण यहाँ पे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन आउटपुट, इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। प्राइवेटाइजेशन का मोटिव एक ही होता है, प्रॉफिट मेकिंग। और जब अगर कोई कंपनी प्रॉफिट चाहेगा तो तो अच्छा अच्छा रिजल्ट आए, अच्छा आउटपुट चाहिए, इसलिए प्राइवेटाइजेशन। अब जैसे सरकारी हॉस्पिटल चले जाओ और एक प्राइवेट हॉस्पिटल, तो आपको एक क्या देखने को, सरकारी हॉस्पिटल का आपको हाल, जैसे ही आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो सिनेरियो चेंज हो जाता है। क्यों? रीज़न क्या है? फिर आ जाओ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में हम क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी को दुनिया के इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करवाते हैं, अपनी इकोनॉमी को फैलाते हैं, अपने अपने देश में विदेशी कंपनियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवाते हैं, आने देते हैं, टैरिफ कम करते हैं, इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन हटाते हैं। इससे हमारा जीडीपी इंक्रीज होता है, पॉपुलेशन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है, इकोनॉमी वैल्यू बढ़ती है, हमारा करेंसी का वैल्यू बढ़ता है। ग्लोबलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी था हमारा। एलपीजी रिफॉर्म ऑफ 1991 भी कहते हैं, इसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। ऑप्शन 3 का सही है। आखिरी सवाल देखेंगे, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इट्स फर्स्ट फेज was largely ineffective in which of the following region?
हरित क्रांति अपने प्रथम चरण 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काफी हद तक अप्रभावित रही? तो आपको पता है पहले फेज में हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न साइड में ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, लेकिन बिहार साइड, झारखंड साइड ये इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं होता है? इसके पीछे रीज़न क्या है? बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट ना होना एग्रीकल्चरल सेक्टर में। और बिहार में क्या था कि ज़्यादा एग्रीकल्चरल आउटपुट के लिए हम मानसून पे ज़्यादा डिपेंड, इरिगेशन फैसिलिटी हमारे पास उतनी ही नहीं, जिस कारण से पे हमारा बिहार के आउटपुट फर्क पड़ता है, एग्रीकल्चरल आउटपुट। ग्रीन रिवॉल्यूशन फर्स्ट फेज में बिहार में झारखंड वाले साइड इतना इफेक्टिव। अब HYV सीड, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड है, सीड को बहुत अमाउंट में पानी चाहिए। अगर हम मानसून पर डिपेंडेंट रह जाएंगे तो उसको, अगर किसी साल मानसून हुआ, बारिश हुई, अगले साल नहीं हुआ, तो उस कारण हम उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें एक चैनलाइज इरिगेशन चाहिए उस चीज़ को, रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर। ऑप्शन सी बिहार इज द राइट आंसर। थैंक यू। हम एंड करेंगे अपना सेशन, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अगले सवाल अगले स्टेप के साथ। प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? 90 दिन बचे हैं, मोर देन इनफ है। आप सारा PYQs लगा लो, 80 to 90% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा PY। थैंक यू। क्या है?